हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्राइम एजुकेशन। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कि मान लीजिए दो स्पेरिकल स्फीयर्स है, उनको अगर हम टच करा रहे हैं तो चार्ज कैसे शेयर होंगे। और ये हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज में केवल और केवल यहाँ पे मेटालिक स्फीयर्स की ही बात करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि दो स्पीयर्स है, मेटालिक स्पीयर्स है, कंडक्टर, और एक का रेडियस है R1 और दूसरा का रेडियस है R2। ठीक है, पहले वाले स्पीयर में जो चार्ज है वो है Q1 डैश और दूसरे वाले स्पीयर में जो चार्ज है Q2 डैश, है ना, ये बिफोर कांटेक्ट है। तो इनिशियली जो टोटल चार्ज है सिस्टम का, इनिशियली जो टोटल चार्ज है वो है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है ना, बिफोर कांटेक्ट। तो बिल्कुल ईजी सा है कि दो मेटेलिक स्पीयर्स पड़े हुए हैं और एक का स्पीयर है एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2। अब क्या हो रहा है कि इनको इनको किसी मेटल द्वारा हम लोग टच करवा रहे हैं, या आपस में कांटेक्ट करवा दो, या किसी भी तार से इनको क्या कर दो, टच कर दो। ठीक है ना, तो जैसे ही हम लोग इनको टच करते हैं तो क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो शेयर होने लग जाते हैं। ठीक है ना, जो चार्जेस की क्या होती है, शेयरिंग स्टार्ट होती है ना। अब जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पोटेंशियल में पढ़ेंगे कि चार्जेस तब तक शेयर होते हैं जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है ना, बस अभी आप ये जान के रखो, और मैंने शायद पहले भी बताया है जब चार्जिंग बाई कांटेक्ट हो, कि जब भी दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाता है तो उनमें जो चार्जेस है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ चार्जेस ट्रांसफर हुए और ट्रांसफर होने के बाद इन बॉडीज में कितना चार्ज होगा वो हमें बताना है। ठीक है ना, तो जैसे ही हमने इनको कांटेक्ट में लाया तो चार्जेस का ट्रांसफर हुआ, या चार्जेस एक दूसरे से क्या हो गए, शेयर हो गए। ठीक है ना, अब कांटेक्ट हटाने के बाद और ये चार्जेस तब तक शेयर होते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है ना, ये जान के रखो। नेक्स्ट, मान लीजिए कि आफ्टर कांटेक्ट, मतलब चार्जेस ट्रांसफर होने के बाद, इसमें जो चार्जेस शेयर होने के बाद, ये जो R1 वाले स्पीयर में इसमें चार्ज Q1 है और R2 वाले स्पीयर में चार्ज Q2 है। ठीक है ना, तो आफ्टर कांटेक्ट जो टोटल चार्ज है वो कितना है, आफ्टर कांटेक्ट जो टोटल चार्ज है वो है Q1 प्लस Q2। और हमेशा याद रखना कि जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। तो एक रिलेशन आएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही टोटल चार्ज। और हमेशा याद रखना कि टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो एक तो रिलेशन हमें ये मिल गया कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये बराबर होगा Q1 प्लस Q2, और यही है टोटल चार्ज। क्योंकि देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। अगर इनिशियली चार्ज था Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो फाइनल चार्ज है Q1 प्लस Q2। तो टोटल अगर इनिशियली चार्ज था Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और फाइनल अगर टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, तो ये दोनों को एक दूसरे के बराबर होना पड़ेगा। ये वाला जो चार्ज है, टच कराने के बाद जो टोटल चार्ज है और टच कराने के पहले जो टोटल चार्ज है, इनको एक दूसरे के बराबर होना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो जाएगा। तो एक तो हमें ये पता लग गया। नेक्स्ट, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखो कि जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन अ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कैसे आ रहा है ये, जब हम लोग कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये वाला हम प्रूव कर देंगे, लेकिन अभी ये बस आप जान के रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के समय, या अगर आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, है ना, अगर आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगर आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, या हमारे जो उसके अंदर डीपीपी वगैरह सॉल्व करोगे, तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ये क्वेश्चन आएंगे, तो ये कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है ना। तो बच्चों याद रखना कि जो चार्ज है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जो चार्ज है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना। जैसे डीपीपी होगी, और जो हमारे यहाँ पे जो आपको ऐप में स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे, उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो जो चार्ज है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है ना।
अच्छा, चार्ज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। ये रिलेशन कहाँ से आया? ये रिलेशन यहाँ से आया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो हम लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। तो यहाँ से अगर हम Q1 निकालने की कोशिश करें तो Q1 बराबर आ जाएगा Q2, ब्रैकेट में आ जाएगा R1 अपॉन R2, और यहाँ से अगर हम Q2 लिखने की कोशिश करें आ जाएगा Q1 और यहाँ पे आ जाएगा R2 अपॉन R1। ठीक है बच्चों, जो डेरिवेशन में मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा कि देखो Q टोटल बराबर क्या है? Q टोटल बराबर है Q1 प्लस Q2। मानते क्यों नहीं मानते? Q टोटल बराबर है Q1 प्लस Q2, अभी मैंने लिखा। और Q टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे? इनिशियली टोटल कितना चार्ज था, ये क्वेश्चन में Q1 डैश और Q2 डैश दिया रहेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो Q टोटल आ जाएगा। तो Q टोटल बराबर कितना है बच्चा? Q1 प्लस Q2। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें Q1 निकालना है, हमें क्या निकालना है? Q1 निकालना है, तो हम लिखेंगे Q टोटल बराबर Q1 प्लस यहाँ पे Q2 को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये लिखा हुआ है Q1 इंटू यहाँ पे आ गया R2 बाई R1। ठीक है, ये हमने लगाया बराबर, यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R2 बाई R1, और ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा Q टोटल के बराबर। ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने ये देखा कि Q1 यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1, और ये बराबर हो जाएगा किसके? Q टोटल के। ठीक है ना, तो अगर आपको Q1 निकालना है तो ये किसके बराबर हो गया? Q टोटल, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 अपॉन R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले को बिल्कुल हल्के में मत लेना, आपके नीट एग्जामिनेशन या जेई एग्जामिनेशन के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टच करने के बाद जो पहले वाले बॉडी पे चार्ज होगा वो होगा Q1 बराबर Q टोटल R1 बटे R1 प्लस R2। ठीक है ना, कैसे याद रखोगे? हम आपको शॉर्टकट भी बता देंगे याद रखने का। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो दोबारा लिखते हैं Q टोटल बराबर Q1 प्लस Q2। अब की बार क्या करते हैं? अब की बार Q1 को रिप्लेस करते हैं। देखो Q1 बराबर कितना होगा? Q2 इंटू R1 बटे R2। ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे Q2, यहाँ पे लिख देंगे R1 बटे R2, और ये आ जाएगा प्लस Q2 के। ठीक है ना, तो यहाँ से Q2 को कॉमन ले लो, तो ये लिखा हुआ है R1 बाई R2 प्लस 1 बराबर क्या लिखा हुआ है? Q टोटल। ठीक है, चलिए इसका भी फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पे Q2 लिखो, एलसीएम ले लो, R1 प्लस R2 बटे R2 बराबर कितना हो जाएगा? Q टोटल। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा? Q टोटल R2 बटे R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला हमें आ गया कि टच कराने के बाद चार्जेस कैसे होंगे। ठीक है ना, अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए बच्चों। देखो याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखो आपको बस याद रखना है कि स्फीयर में जो चार्ज होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। स्फीयर में जो चार्ज होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर हमें Q1 लिखना है तो यहाँ पे लिख देना Q टोटल। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है तो 1 है, तो ऊपर में आ जाएगा R1, नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2, बात खत्म। Q2 निकालना है तो Q टोटल लिख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 2 है, तो ऊपर में आ जाएगा R2, नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2, यही बात खत्म। फॉर्मूला आ गया हमारे पास, और फॉर्मूला कैसे निकालते ये भी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो शेयरिंग करने के बाद इस तरीके से चार्जेस शेयर हो जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। मान लीजिए कि दोनों स्पीयर का रेडियस अगर सेम हो, दोनों स्पीयर का रेडियस सेम हो तो उस स्थिति में क्या होगा? ठीक है ना, चलिए करते हैं। चलिए, तो क्या हो रहा है? व्हेन रेडियस ऑफ बोथ स्पीयर आर सेम,
तो मान लीजिए ये एक स्फीयर है और मान लीजिए ये एक दूसरा स्फीयर है और इन दोनों का जो रेडियस है सेम है, ठीक है ना। इन दोनों का जो रेडियस सेम है तो ये आर हो गया और ये आर हो गया। तो चलिए Q1 निकालते हैं। Q1 बराबर कितना होगा, Q टोटल जो भी इनका इनिशियली टोटल चार्ज होगा, ये लिखा हुआ है R1 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। तो Q1 बराबर कितना आ गया, ये आ गया Q टोटल, R1 भी R है, R1 प्लस R2, R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। इसका मतलब Q1 बराबर कितना हो जाएगा Q टोटल बाई 2। तो क्या हो गया कि पहले वाले में जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज का आधा होगा, और अगर आप Q2 निकालो तो ये भी कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ आधा इसके अंदर आ जाएगा। बट फिर भी एक बार लिख के कर लेते हैं जिससे क्या हो जाए कि फॉर्मूला का एक बार रिवीजन हो जाए। तो ये हो गया Q टोटल, ये हो जाएगा R बटे 2R, तो R से R कट जाएगा, तो यहाँ पे भी जो Q2 होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q टोटल बाई 2। इसका मतलब क्या हम लिखेंगे कि इफ रेडियस ऑफ बोथ स्पीयर्स आर सेम, द चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग बोथ द स्पीयर्स, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, रेडियस सेम है मतलब दोनों आइडेंटिकल स्पीयर्स है, ठीक है ना। इसका मतलब इफ टू आइडेंटिकल स्पीयर्स are touched with one another, then total charge is distributed। तो जो टोटल चार्ज होगा ना, द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग बोथ द स्पीयर्स, ठीक है। तो दोनों स्पीयर में जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब जो टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं दो। तो आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है ना। देखो, अ चार्ज मेटल स्पीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटालिक स्पीयर बी इज हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू ए। अच्छा, इंसुलेटिंग हैंडल से क्यों उसको पकड़ा हुआ है? देखो इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मान लीजिए अगर मैंने किसी ये चार्ज बॉडी को पकड़ा है, ठीक है ना, अब मेटालिक स्पीयर है, अगर इसके अंदर कोई चार्ज हुआ ना तो वो मेरे हाथों से होते हुए धरती में नीचे चल जाएगा। तो इसको इंसुलेटर से पकड़ना इंपॉर्टेंट है जिससे कि इसका जो चार्ज है मेरे हाथ में ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने आपको ये पहले बताया भी है। such that the distance between them is 10 centimeter as shown in figure हम लोग बना लेंगे। the resulting repulsion on is noted, तो एक फोर्स जो है वो नोट कर लिया गया। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो क्या है ना कि दो स्पीयर्स लिए गए हैं, दो स्पीयर लिए गए हैं। ये मान लीजिए स्पीयर ए हो गया और ये हमारा स्पीयर बी हो गया, ठीक है। अच्छा, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बस हम लास्ट पढ़ देते हैं। स्पीयर ए एंड सी एंड स्पीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस, ठीक है। तो पहले ए और बी बना लेते हैं ना, छोड़ो। ये हमारा स्पीयर ए है और ये हमारा स्पीयर बी है, ठीक है ना। ये स्पीयर ए है और ये स्पीयर बी है और दोनों में चार्ज है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसमें चार्ज है Q1 और इसमें मान लेते हैं चार्ज है Q2, ठीक है ना। और इनकी बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे इनकी बीच की दूरी R मान लेते हैं, जो R बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, स्पीयर A एंड B आर टच्ड बाई अनचार्ज स्पीयर C एंड D रिस्पेक्टिवली। तो स्पीयर A को C के साथ टच कराया जा रहा है, फिर स्पीयर B को D स्पीयर के साथ टच कराया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ो, C एंड D आर देन रिमूव। तो टच कराने के बाद C और D को हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, देन
एंड B इज ब्रॉट क्लोजर टू A बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। टच करा के हटाने के बाद B को हम लोग आधी दूरी पर ले आ रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ A ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, तो नया फोर्स पूछा गया है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा गया है, स्पीयर A एंड C और स्पीयर B एंड D हैव आइडेंटिकल साइज। तो A और C आइडेंटिकल है, B और D आइडेंटिकल है। देखो क्या किया जा रहा है, स्पीयर A को C के साथ टच कराया जा रहा है और स्पीयर B को D के साथ टच कराया जा रहा है। तो चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो रहा है कि एक और स्पीयर है, हम क्या अब की बार क्या हुआ, हम लोग एक अनचार्ज स्पीयर लेके आए, ठीक है ना। एक अनचार्ज स्पीयर लेके आए, C लेके आ गए, ये अनचार्ज है, ठीक है ना। मान लीजिए इसका रेडियस R1 है और स्पीयर B का रेडियस था R2, ठीक है ना। हम लोग एक अनचार्ज स्पीयर लेके आए और इसका भी रेडियस R1 है, मतलब A और C आइडेंटिकल है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीयर A एंड C आर आइडेंटिकल और स्पीयर B एंड D आर आइडेंटिकल। तो एक C हम लोग लेके आए और ये अनचार्ज है, इसका चार्ज कितना है बच्चा, 0 है, इसका चार्ज कितना है, 0। उसके बाद क्या हो रहा है, हम लोग इसको टच करा रहे हैं, हम लोग इसको टच करा रहे हैं, ठीक है ना। स्पीयर ए और स्पीयर सी को क्या किया गया, टच कराया गया। अब आप देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ टू आइडेंटिकल स्पीयर आर टच्ड विथ वन अनदर द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो जो टोटल चार्ज होगा वो आधा आधा दोनों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज जो होगा वो आधा आधा दोनों को मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए और सी का जो टोटल चार्ज है वो कितना है, देखो ए के अंदर चार्ज हमने Q1 माना था, सी के अंदर चार्ज हमने 0 माना है, तो जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q1 है। तो टच कराने के बाद आफ्टर टचिंग, यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं, आफ्टर टचिंग, आफ्टर टचिंग एंड रिमूविंग स्पीयर C एंड D, ठीक है ना। तो टच कराने के बाद हम लोग स्पीयर C को यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो देखो अगर हमने टच करा दिया, अगर हम स्पीयर A और स्पीयर C को टच करा रहे हैं तो हर स्पीयर में टोटल चार्ज आधा आधा बट जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना था, Q1 था, क्योंकि C तो इनिशियली अनचार्ज है, तो टोटल चार्ज Q1 था। तो ए में जो चार्ज आ जाएगा वो इनिशियली का आधा आ जाएगा और सी में जो चार्ज आ जाएगा वो Q1 का आधा आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको रिमूव कर दे रहे, तो इसके साथ मेरा जो संपर्क है वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो टच कराने के बाद और सी को हटा लेने के बाद जैसे ही हमने इसको टच कराया तो जो टोटल चार्ज होगा वो आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। तो Q1 प्लस 0, तो जो टोटल चार्ज था Q1, क्योंकि C अनचार्ज है तो Q1 का आधा चार्ज ए को मिल जाएगा, Q1 का आधा चार्ज सी को मिल जाएगा। फिर हमने सी को हटा दिया तो Q1 का अब चार्ज कितना हो गया, फाइनल Q1/2 हो गया, ठीक है ना। ठीक वैसे ही क्या हो रहा है, एक और स्पीयर लाया जा रहा है, ठीक वैसे ही एक और स्पीयर लाया जा रहा है जिसका रेडियस है R2 और इसको नाम दिया हम लोगों ने D। अब हम लोग B और D को टच करा रहे हैं, तो अब की बार टोटल चार्ज कितना है, अब की बार टोटल चार्ज है Q2 प्लस 0। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q2। इस टोटल चार्ज का आधा मिल जाएगा B को और आधा मिल जाएगा D को, लेकिन हम लोगों ने D को रिमूव कर दिया है। तो क्वेश्चन में D का काम अब खत्म हो चुका है। अब जो Q2 में जो चार्ज है, अब जो स्पीयर नंबर B में जो चार्ज है वो आधा हो चुका है। तो स्पीयर नंबर बी में पहले चार्ज Q2 था, अब ये हो चुका है Q2/2। नेक्स्ट देखो क्या पढ़ा, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, B is brought closer to A by a distance of 5 सेंटीमीटर। अब B को हम लोगों ने आधी दूरी पर लिया है, पहले 10 था, अब 5 सेंटीमीटर में लिया है। तो अब दूरी कितनी होगी बच्चों, अब दूरी होगी है आधी। आधी का मतलब है कि R/2। अब दूरी इसके बीच में हो गई है R/2 जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो इनके मध्य लगने वाला या इनके बीच में लगने वाला नया फोर्स क्या होगा, तो इनके बीच में लगने वाला, अगर हम नया फोर्स लिखे यहाँ पे F न्यू लिख देते हैं,
तो इनके बीच में लगने वाला जो न्यू फोर्स है ये है के। अब की बार चार्ज कितना है Q1/2 और यहाँ पे है Q2/2 अपॉन कितना होगा R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको करते हैं अपन। तो देखो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है के Q1 Q2 अपॉन 4। ठीक है ना, ये 4 आ गया और लिखा हुआ है R² अपॉन 4। तो देखो 4 से 4 कट गया, अभी भी इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है के Q1 Q2 अपॉन R²। तो जो नया वाला फोर्स है इतना कुछ करने के बाद ये पुराने वाले फोर्स के बराबर ही रहेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का और इसके अंदर शेयरिंग ऑफ चार्जेस का हेल्प लिया गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन एक बार डेफिनेटली आप दोबारा ट्राई करिए खुद से करने का, और फिर नहीं हो पाए तो एक बार सॉल्यूशन देखिए और हो जाए तो बहुत बढ़िया, फिर अगले सवाल पे आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल मेटल, आइडेंटिकल अगेन जो टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। टू आइडेंटिकल मेटल स्पीयर कैरी चार्ज +q एंड -2q रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो आइडेंटिकल है, तो ये मान लीजिए एक स्पीयर है और ये मान लीजिए दूसरा स्पीयर है। ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी हम लोग r ले लेते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज q है, इसके ऊपर चार्ज -2q है। तो सबसे पहले तो पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो टोटल चार्ज हो गया q -2q, ये है -q। तो टोटल चार्ज हमें आ गया। -q कैसे आया, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, तो जो q टोटल आ गया कितना आ गया -q आ गया। ठीक है ना, अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा होगा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दूरी r मान लेते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। तो F बराबर हो गया K 2q अपॉन R², और ये हो गया F बराबर K 2q² अपॉन R² हो गया, और ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्पीयर्स आर अलाउड टू टच एंड देन मूव बैक एट द सेम सेपरेशन, फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। तो पहले ही बोल दिया है कि रिपल्शन लगेगा, अपन देख भी लेते हैं कि वास्तव में रिपल्शन हो रहा है। अब इन दोनों को हम लोग टच करा के दोबारा वहीं रख दे रहे हैं। ठीक है ना, आपको पता है कि टच कराने के बाद आइडेंटिकल स्पीयर में जो चार्ज होंगे वो आधे आधे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, टच कराने के बाद आइडेंटिकल स्पीयर्स में जो चार्ज होंगे वो आधे आधे बढ़ जाएंगे। तो टोटल चार्ज कितना है -q, तो इसके अंदर चार्ज हो जाएगा -q/2 और इसके अंदर चार्ज हो जाएगा -q/2, और मूव इन द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन में अगर हम लोग इसको रख रहे हैं तो इनके बीच की जो दूरी हो गई है वो हो गई है r। ठीक है ना, अब क्या है कि बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है ना, मैंने दिखा दिया रिपल्सिव फोर्स। तो चलो न्यू फोर्स निकालते हैं, एफ न्यू इक्वल्स टू के। Q1 कितना है Q/2। यहाँ आप नेगेटिव मत रखना क्योंकि पहले बताया कूलम्स लॉ में पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बताते हैं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं। तो ये हो गया Q/2, ये हो गया Q/2 और अपॉन R²। तो ये हो गया हमारा KQ² अपॉन 4R²। कितना हो गया KQ² अपॉन 4R²। ठीक है, तो देखिए जो नया वाला फोर्स है ये है KQ² अपॉन 4R²। ठीक है, और जो पुराना वाला फोर्स था F वो था K2KQ² अपॉन R²। ठीक है ना, पुराना वाला फोर्स था 2KQ² अपॉन R²। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग ऐसे निकालते हैं F/2K, नहीं F
F/2 ये बराबर हो जाएगा KQ² तो ये जो हमने निकाला है KQ² इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं F न्यू इक्वल्स टू 1/4 और KQ² को लिख सकते हैं F/2। तो जो नया फोर्स होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा पुराने वाले फोर्स के बटे 8 गुना। तो 8 गुना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 8 गुना फोर्स कम हो जाएगा। और अगर मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन से लिखना होता तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते। ठीक है ना, क्यों नेगेटिव साइन लगा देते आपको समझ आया? क्योंकि जो पुराना वाला फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है और जो नया वाला फोर्स है वो रिपल्सिव इन नेचर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है हमने, तो इसलिए F/8 लिख रहे हैं। यहाँ पे रिपल्सिव बोल ही दिया है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने नहीं लगाया, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिपल्सिव। ठीक है ना, और अगर एग्जामिनेशन में आया और अगर F के ऊपर वेक्टर साइन लगा होगा तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, हम यहाँ लगा देते हैं। अगर नया वाले फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन लगा होगा तो ये होगा -F/8। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो पुराने वाले फोर्स का डायरेक्शन है वो नए वाले फोर्स के क्या है, ऑपोजिट में है। ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड में हमें लिखने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों शेयरिंग ऑफ चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये अपना आज का लेक्चर पूरा हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द अदर क्लास एंड यू ऑल।